नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का करंट अफेयर्स के आज के इस क्लास में। दोस्तों, इस सीरीज में हम आपको बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर करंट अफेयर्स का कंप्लीट कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज के हम क्लास में देखेंगे 22 नवंबर 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संकलन होगा और तमाम जानकारी हमेशा की तरह बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर हम डिटेल में आपको देने वाले हैं। और पूरे क्लास को आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। नो डाउट, अगर प्रिपरेशन बेहतर करना चाहते हैं तो इससे बेहतर सोर्स आपको नहीं मिलेगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो सेशन को पहले देखिए, कम से कम आज वाले, फिर डिसाइड कीजिएगा कि ये आपके लिए उपयोगी है या फिर नहीं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। दरअसल पिछले क्लास में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो इसका 5वां संस्करण है, अभी आपको मैंने क्या बतलाया, राजस्थान में आयोजित होना है। और बेसिकली यही तो प्रश्न है कि इस राज्य में आयोजित किया जाएगा जिसके लिए इसका शुभंकर, खम्मा और घनी को चुना गया है। तो राइट आंसर था विकल्प नंबर सी, यानी कि राजस्थान। दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस 5वें एडिशन को लेकर कई जानकारी जो हमने आपको दिया था वो आप यहां पर देख सकते हैं। 5वें एडिशन का जो आयोजन है राजस्थान के 7 शहरों में किया जाएगा। और जो खम्मा घनी जो बेसिकली यहाँ की यानी कि राजस्थान की जो राजकीय पशु है उसी से ये प्रेरित है। ये चर्चाएं डिटेल में हम कर चुके हैं। साथ ही हमने इसके पिछले संस्करण को भी लेकर जानकारी दिया था। बिहार की एक उपलब्धि है 4थे संस्करण से संबंधित, वो जानकारी भी हम आपको बतला चुके हैं। क्लासेस को रेगुलर देखिएगा, तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो मंथली करंट अफेयर्स की एक हमारी सीरीज चलती है उसको भी आपको देखना अनिवार्य है बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर। खास बात यहां पर यह है कि इस सीरीज में आपको इसका पीडीएफ आदि जो ऑनलाइन टेस्ट है, मंथली टेस्ट, वो सभी आपको मिल जाता। लेकिन आपको मिलेगा कहां? ये बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे, जो विजेता बैच है करंट अफेयर्स का, वहां पर आप लोग जाके इसको ले सकते हैं। और कूपन कोड अगर आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो यहां पर एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये कंप्लीट जो प्रिपरेशन है वो इससे आपकी हो जाएगी। हालांकि इस समय बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे ये जो तमाम कोर्स आप देख रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी एईडी हो या फिर जो भी आपको यहां पर दिख रहा है, ये सभी कोर्स में अगर आप इस कूपन कोड को अप्लाई करते हैं NEW25 तो 25% का फ्लैट डिस्काउंट यहां पर आपको मिलेगा। आप लोग जानते हैं कंटेंट की क्वालिटी हमारी बेहतर होती है और फी बहुत कम होती है, उसके बावजूद भी यहां पर 25% का एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप सभी को से जरूर ज्वाइन करना है। आइए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ध्यान से पूरे क्लास को आप सभी लोग देखिएगा। हमारी वीडियोज की जो लेंथ होती है वो 30 से 35 मिनट तक हो सकती है या फिर होती है। और अगर आप इतना समय दे सकते हैं तो इसे जरूर देखिएगा, अन्यथा फिर आप दूसरे सोर्स की तलाश कर सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। 20 नवंबर 2025 को नई बिहार सरकार में बीजेपी और इसके बाद जदयू, एलजीपीआर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कितने मंत्री शामिल हैं? दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो प्रश्न हमने पूछा है ये बेसिकली अभी हाल ही में जो 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, तो प्रश्न वहीं से हमने आपको पूछा है। थोड़ा सा इसे हमने कठिन बनाने का प्रयास किया है। तो फिलहाल जो राइट आंसर है वो यहां पर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि बीजेपी से। अच्छा, कुल मिलाकर ये ध्यान रखिए आप लोग कि नीतीश कुमार के अतिरिक्त 26 मंत्रियों ने शपथ लिया है। अब इसे काउंट कर लीजिएगा। बीजेपी से है 14 और जदयू से हो गया 8, तो कितना हो गया? 14 8 22 हो गया। 22 के बाद एलजीपीआर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो कि आपको ध्यान रखना है चिराग पासवान वाली पार्टी, इससे 2, तो 22 2 24 हो गया। और हम जो सेकुलर पार्टी है जीतन राम मांझी की, उससे 1 और फिर आरएलपी से 1, यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब यही इसका राइट आंसर है। और ये सही क्रम है किस पार्टी से, बेसिकली 1 2 3 4 5 बिहार में जो एनडीए की सरकार बनी है ये इसके घटक दल हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें बीजेपी सबसे बड़ी निकल कर आई, फिर जदयू, एलजेपीआर, हम और आरएलपी। तो ये तमाम चीजों को आपको ध्यान रखना है और कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है वो आपके बीच है। एक एक पॉइंट को आपको देखना है। 20 नवंबर ये दिन याद रखिएगा, नीतीश कुमार के जीवन में ये बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इस दिन का एक बड़ा महत्व है। तो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की नीतीश कुमार शपथ लिए हैं। कुछ विशेष जानकारी में, जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें नई सरकार में 26 मंत्री शामिल
फाइल है जो बेसिकली एनडीए के जो 5 घटक दल को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे थे उन्हीं से संबंधित है। यानी कि दलवार मंत्री विवरण की बात करें, यही चीजें तो अभी हम आपको बतला रहे थे। बीजेपी से 14 है और बीजेपी के ही दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, जो इससे पहले भी जो 17वीं विधानसभा का कार्यकाल चल रही थी उसमें था। उसी चीज को एक प्रकार से यहां पर दोहराया गया है। और जदयू से 8 मंत्री हैं, एलजीपीआर से 2, हम और आरएलपी से एक मंत्री है। लेकिन इतने में ही हम रुकेंगे नहीं, आगे महिला वर्ग और मुस्लिम वर्ग के प्रतिनिधित्व को लेकर भी इसमें हम चर्चाएं कर लेते हैं। जिन 26 मंत्रियों ने शपथ लिया है उनमें 3 महिला मंत्री हैं, जिनमें कि 3 में आपको लेशी सिंह, रमा निषाद और श्रेयसी सिंह का नाम आपको दिखेगा, जो कि जमुई से मतलब संबंधित है और ये तीरंदाज है, ये आप ध्यान रखिएगा, पेरिस ओलंपिक में भी भाग ली थे। मुस्लिम मंत्री में अगर इस वर्ग में हम देखते हैं तो मोहम्मद जमा खान जो एकमात्र मुस्लिम मंत्री हैं, मतलब इस वर्ग में, जो कि चैनपुर सीट से है। अच्छा, चैनपुर कहां पर है? तो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं ये कैमूर जिले में है, इस बात को ध्यान रखिए। कैमूर वही जिला है जहां पर बिहार का दूसरा जो खास करके जो बात कर रहे हैं टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है। ये लंबे समय से प्रस्तावित था, वास्तव में प्रस्तावित था, लेकिन पिछले साल 2024 में केंद्र सरकार ने इसके निर्माण को मंजूरी भी दे दिया है। ठीक है, अभी एकमात्र और पहला है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में। दोस्तों ये बात जो यहां पर आगे लिखा गया है बहुत ही कम लोगों को मालूम है। अगर आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मैं इसलिए यहां पर यह बोल रहा हूं कि काफी लोगों को यह पता इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि मीडिया में और बहुत जगहों पेपर आदि में भी आपको 2005 ही दिखेगा, लेकिन सबसे पहले 2000 ईस्वी में नीतीश कुमार बिहार में मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार मतलब इस पद पर आसीन हुए थे। लेकिन सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाई, 7 दिनों में वो मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं पतन हो गया, मतलब सरकार 7 दिन में ही गिर गई। तो इस बात को यहां पर ध्यान रखेगा। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसे कई जानकारी हमने आपको दिया है, वो चीजों को पुनः हम देखेंगे। लेकिन वो तस्वीर जो 10वीं बार अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है, तो एक एक करके 2000 ईस्वी से 5, 10, 14 इस प्रकार से आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री की बात हो रही है बिहार के संदर्भ में। एक प्रश्न कई बार रिपीटेड मोड में पूछा गया है कि बिहार के पहले जो दलित मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो भोला पासवान शास्त्री, जो कहां से बिलोंग करते थे? तो पूर्णिया से। एक बात और ध्यान रखिएगा, महादलित मुख्यमंत्री की अगर बात करें, पहले महादलित मुख्यमंत्री तो वह है जीतन राम मांझी। ये बातों को भूलना आपको नहीं है, बिल्कुल नहीं। आइए अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले क्योंकि नीतीश कुमार की बात हो रही है तो कुछ जानकारी और हम आपको दे दें। देखिए 2024 में जो प्रमुख पुस्तकों की सूची हमने आपके बीच अभी रखा है, जो एक्चुअली लिखा गया था, ये 2 पुस्तक नीतीश कुमार पर आधारित है। बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ये अशोक चौधरी और उनकी पुत्री संभवी चौधरी द्वारा लिखा गया था। एक और पुस्तक लिखी गई थी धर्मेंद्र चंद्र वंशी के द्वारा, यहां पर देख लीजिए। नीतीश कर्पूरी ठाकुर की पुकार है नीतीश कुमार है, कर्पूरी ठाकुर की पुकार है नीतीश कुमार है। ये पुस्तक लिखी गई थी और ये भी नीतीश कुमार पर ही आधारित है। वास्तव में अगर आप सारे राजनीतिक दल की जो भिन्न भिन्न पहलुएं होती है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, इन सभी चीजों को दरकिनार करके बिहार के संदर्भ में नीतीश कुमार को अगर आप देखेंगे तो वास्तव में आप ये बोलेंगे कि नीतीश कुमार वास्तव में बिहार के गांधी हैं। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने बिहार को वो सारी चीजें दी, समय समय पर जिसकी जरूरत थी वो तमाम चीजें किया, और यही एक प्रकार से आप बोल सकते हैं परिणाम रहा कि लंबे समय तक चुना गया है। अगले प्रश्न में चलेंगे हम। अगला प्रश्न आपके बीच है कि हाल ही में यानी कि नवंबर 2025 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में क्यों शामिल किया गया है? अब सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। रीजन जो है वो आपके विकल्पों में छुपा हुआ है। देखिएगा विकल्प नंबर बी को मेगा स्वीप इवेंट में 2,16,249 लोगों ने लोकतांत्रिक एक प्रकार से संकल्प लिया है। इस उपलब्धि को लेकर मतलब जो प्रचार प्रसार को लेकर या फिर जो वोटिंग की प्रक्रिया को लेकर जो उन्होंने एक प्रकार से समर्पण दिखलाया, मतलब यहां पर इस डाटा को लेकर ये पुरस्कार अभी हाल ही में एक प्रकार से आप देखें सम्मान मिला है मुजफ्फरपुर को। ये तमाम बातों की जानकारी यहां पर यह है
कि देखिए 6 और 11 नवंबर 2 चरणों में बिहार में चुनाव हुआ है। 14 तारीख को इसका रिजल्ट आया है, परिणाम आया है। और इसी दौरान मुजफ्फरपुर ने चुनाव जागरूकता फैलाने में देश में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। दरअसल इस दौरान मेगा स्वीप इवेंट आयोजित हुआ और पूरे जिले में 14,000 से अधिक जगहों पर, 14,138 जगहों पर 2,16,249 लोगों ने मतदान के प्रति संकल्प लिया। और एक बात ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार अगर हम चुनाव की बात करें तो वो सभी बार के चुनाव को फेल कर दिया है मतदान पे। वोटिंग परसेंटेज वो बेहतर हुई है, ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। पिछले बार तो 60 भी पार नहीं किया था। अब आगे यहाँ पर उसी के बारे में कुछ पॉइंट लिखा गया है। और ये सम्मान, मतलब ये जो उपलब्धि या फिर जो मतदान के प्रति संकल्प लिया, इसी उपलब्धि के लिए भी हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक प्रकार से इन्हें मान्यता दिया गया, इसका जो प्रमाण पत्र है वो सौंपा गया है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको लेकर बिहार विधानसभा चुनाव, जो 18वीं विधानसभा चुनाव था, डिटेल में चर्चाएं हमने आपके बीच किया है। किस राजनीतिक दल को कितना सीट मिला है, मतलब ये तमाम बातें, और साथ ही साथ और वो कितने सीटों पर चुनाव लड़े थे, वो तमाम बिंदुओं को इतनी अच्छी से हमने आपको बताया है। इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और एक सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में अगर हम 243 सीटों की बात करते हैं विधानसभा की, तो सरकार बनाने के लिए यानी कि बहुमत के लिए कितनी सीटों पर जीत अनिवार्य है। तो 122 सीटों पर, ये तमाम बिंदुओं को ध्यान रखिए। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नया डेटा आया था कि कितने वोटर्स बिहार में हैं, ये तमाम बिंदु हम एकदम डिटेल में आपको बतला चुके हैं। वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी हमने चर्चा किया था। वोटिंग परसेंटेज में आपको ये ध्यान रखना कि सबसे अधिक वोट पूरे बिहार में अगर हम देखें, ओवरऑल आरजेडी को सबसे अधिक वोट मिला है। और ये क्रमवार यहाँ पर, मतलब क्रमवार क्या, जो वोटिंग परसेंटेज है वो आपके बीच हमने रख दिया है। तो आप लोग चाहें तो इसे जरूर देख लीजिएगा, तमाम चीजें ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो खास करके नए विधायक बने हैं, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट को लेकर अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपलब्ध है। तमाम जानकारी हमने आपको दिया है, मतलब कितने परसेंट विधायक कितने पढ़े लिखे हैं, क्या व्यवसाय है, मतलब वो चीज़ों को लेकर अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में पीआरएस लेजिस्लेटिव रिपोर्ट है एक, उसमें हमने आपको बताया था। तो ये तमाम चीज़ें ध्यान रखिए, और वो चीज़ आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। फिलहाल मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, चलते हैं अगले प्रश्न में। ये कल ही हमने आपको बताया था। अगला प्रश्न है कि भारत ने 2026 से, अब ध्यान देखिए, 2026 से अमेरिका से प्रति वर्ष मतलब कितनी मात्रा में एलपीजी आयात करने के दीर्घकालिक संरक्षित यहां पर होना चाहिए। तो दीर्घकालिक संरक्षित समझौते पर हस्ताक्षर क्या है? मुझे लगता है कि शायद ये मिस टाइपिंग है। दीर्घकालिक संरक्षित समझौते पर हस्ताक्षर क्या है? एक प्रकार से यहां पर अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष एलजीपी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अभी कुछ चीजें और हम आपको बताएंगे। फिलहाल यहां पर यह ध्यान रखिए, जो समझौता हुआ है इसी को लेकर यह जानकारी दिया है। दरअसल भारत विश्व का सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देशों में से एक है। दुनिया में जो भारत की आबादी है इस समय सबसे अधिक है। चाइना को पीछे छोड़ चुकी है भारत बहुत समय पहले। और ऐसे में ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर घरेलू उत्पादन में मांग जो है एलपीजी का एक प्रकार से इसके अनुपात के अपर्याप्त है। यहाँ पर क्या लिखा गया, देशों में एलपीजी उपभोक्ता देशों में से नंबर 1 है और घरेलू उत्पादन मांग के अनुपात में यह अपर्याप्त है, यानी कि एलपीजी के संदर्भ में यह लाइन हमने लिखा है। और इसलिए भारत लंबे समय से अस्थायी और सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति की तलाश कर रहा है। दोस्तों थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अगर जिस सिलेंडर से, जिस एलपीजी कनेक्शन से खाना बनता है पूरे भारत में, भारत ही क्या पूरी दुनिया की अगर बात करें जहां पर भी इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। कई लोग तो इलेक्ट्रिक मतलब माध्यम अपनाते हैं, बिजली से चलने वाले, लेकिन भारत के दृष्टिकोण से थोड़ा सोच के देखिए, अपने बारे में थोड़ा सोच के देखिए। मान लीजिए आप शहर में रह रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं वहां पर, और ये समस्या उत्पन्न हो जाए कि एलपीजी इस दुनिया से खत्म हो जाए, तो कितनी बड़ी दिक्कत होगी। मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे, बहुत पहले की बात है, गांव में कोई हल्ला कर दिया, मतलब होता है ना कि बात तुरंत एक आग की तरफ फैल जाती है। ये हल्ला कर दिया कि मतलब जोर शोर से, मतलब डंका की तरफ बच गया कि पानी खत्म होने वाला है। और मैं आपको सच बता रहा हूं दोस्तों, मतलब इतनी ये हुई थी कि सभी लोग बाल्टी लेके कोई भाग रहे, कोई हांडी लेके, कोई कुछ लेके, कोई ड्रम लेके। तो ये चीज मैं देखा हूं, बहुत पहले की बात है। तो ये अफवाह जो है, रूमर्स जो है, वो बड़ी तेजी से फैलता है, चाहे वो मतलब
किसी भी रूप में हो, रूमर्स बहुत तेजी से फैलता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है, मैं कहां से कहां पहुंच गया, यहां पर फोकस करते हैं। बेसिकली अगर ये समाप्त हो जाए तो बड़ी एक प्रकार से दुविधा उत्पन्न हो सकती है। तो इसी चीज को लेकर अभी हाल ही में ये जो अपर्याप्त हो रहा है, तो इसे पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराने को लेकर भारत ने अमेरिका से 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष एलपीजी खरीदने को लेकर एक समझौता किया है। और आपको ध्यान रखना, एक प्रकार से दीर्घकालिक ये अनुबंध है, ये बात भूलिएगा नहीं। एलपीजी की जो बात हो रही है दोस्तों, एलपीजी के बारे में एक तो कॉमन सा सवाल ये है कि एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये गंधहीन होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई गंध नहीं होता है। लेकिन आप फिर पूछेंगे कि सर गैस जब लीक होती तो महक आता है। दोस्तों ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। उसमें केमिकल मिलाया जाता है। मान लीजिए सिलेंडर आपके रूम में है, अब वो लीक कर रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, और वो आग के संपर्क में आएगा तो आग पकड़ लेगा। इसी चीज को रोकने के लिए उसमें एक रसायन मिला जाता है एथिल मरकैप्टन के नाम से, और यही तो एग्जाम में पूछा गया था। इस चीज को ध्यान रखिए, ये गंधहीन होता है। आगे देखिए, यहां पर हमने लिखा है कि आयात की जो जिम्मेदारी है एलपीजी गैस में, तो भारत की जो 3 प्रमुख पब्लिक सेक्टर यूनिट जो तेल कंपनियां हैं, इसमें आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल है। मतलब ये चीज ध्यान रखिए। और भारत में एलपीजी कनेक्शन जो गांव गांव तक फैला है, इसका एक श्रेय आप उज्ज्वला योजना को दे सकते हैं। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई, किनके द्वारा हुई, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वास्तव में उज्ज्वला योजना जो है बहुत सफल हुई है। आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत है, ये 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना की फिलहाल हम यहां पर बात कर रहे हैं, और ये डेट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, तो बांग्लादेश में आयोजित 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। मतलब भारत इसमें कितना पदक अपने नाम किया है। दोस्तों 10 पदक यहां पर भारत ने अपने नाम किया है, और इन 10 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। कंप्लीट जानकारी इस प्रतियोगिता को लेकर अभी आपके बीच है, जो आप देख रहे हैं। 8 से 14 नवंबर 2025 तक ये ढाका बांग्लादेश में आयोजित हुआ एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का 24वां संस्करण। ये ध्यान रख लीजिए। अब इस प्रतियोगिता की जो मेजबानी है, मतलब तीसरी बार है जब बांग्लादेश ने इस चैंपियनशिप की मेजबानी किया, या फिर इस प्रतियोगिता की मेजबानी किया है। इस चैंपियनशिप में भारत कुल 10 पदक अपने नाम किया, जिसमें कि 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। और भारत अपना देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। उसके बाद दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, फिर चाइना, कजाकिस्तान, बांग्लादेश और उज्बेकिस्तान रहा क्रमशः भारत के बाद प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्थान पर। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, दक्षिण कोरिया और भारत का जो पदकों की संख्या था वो 10 था। और मैंने कई बार आपको बोला है कि जब ओवरऑल पदकों की संख्या समान हो जाती है, तो गोल्ड मेडल के आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन सी टीम ऊपर रहेगी। तो ध्यान रखिएगा यहां पर। देखिए बात जो हम दक्षिण कोरिया की कर रहे हैं, तो दक्षिण कोरिया केवल 2 ही स्वर्ण जीता, लेकिन भारत जीता 6 स्वर्ण। तो भारत प्रथम स्थान पर रहा। और इस प्रतियोगिता के लिए 16 सदस्यीय खिलाड़ियों का दल भेजा गया था। कहां? तो बांग्लादेश, जहां पर ढाका में यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इसका जो पिछला संस्करण था, 23वां संस्करण, ये थाईलैंड में 2023 में आयोजित हुआ था। और इस प्रतियोगिता में भारत दूसरे स्थान पर रहा था। और ये बात ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिण कोरिया यहां पर ये प्रथम स्थान पर रहा था। तो भारत के दृष्टिकोण से देखें तो पहले की तुलना में यह बेहतर हुआ है। इतना क्लियर है। आइए अगले प्रश्न पे। हालिया जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026। देखिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में विश्व का सबसे टिकाऊ विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया है। दोस्तों इसको लेकर तो जानकारी हम आपको देंगे ही देंगे, लेकिन इससे पहले हमने आपको 2-3 क्लास पहले एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग को लेकर जानकारी दिया था, जो क्यूएस यानी कि क्वैकवर्ली साइमंड्स जो लंदन स्थित एक संस्था है उसके द्वारा जारी किया गया था। वो चर्चाएं करेंगे, लेकिन उससे पहले जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 की बात हो रही है, तो स्वीडन की जो लुंड यूनिवर्सिटी है
ये प्रथम स्थान पर रही है और ये पहली बार है जब प्रथम स्थान पर इन्हें मतलब रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रखा गया है। आइए इसको लेकर चीजों को हम देखते हैं, समझते हैं, वो तमाम बातें यहां पर आपके बीच हमने रखा है। देखिए, लंदन स्थित संस्था क्यूएस क्वार्टरली साइमंड्स द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में स्वीडन के लुंड विश्वविद्यालय यानी कि लुंड यूनिवर्सिटी ने 100 के परफेक्ट स्कोर के साथ पहली बार दुनिया के सबसे टिकाऊ विश्वविद्यालय का जो दर्जा है वो प्राप्त कर लिया है, पहली बार है। और ये बात ये ध्यान रखिएगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का यूएनएचडब्ल्यू जो सिडनी यूनिवर्सिटी है वो दूसरे स्थान पर रहा। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया जो कनाडा की एक यूनिवर्सिटी है, क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहा है। दोस्तों, इस रैंकिंग की जो शुरुआत है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग की शुरुआत हुई थी 2023 में, ठीक है। और 2026 में जो है ये तीसरा एडिशन है, तीसरा संस्करण है। अब भारत के संदर्भ में इस 2026 की रैंकिंग की बात करें तो टॉप 200 में जो दुनिया की 200 टॉप विश्वविद्यालय है उसमें भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है या फिर एक भी संस्थान नहीं है। भारत का जो एक रैंक है, मतलब भारत में पहला, वो आपको ध्यान रखना 205वें नंबर पे है। उसको लेकर यहां पर हमने आपके समक्ष जानकारी रखा है कि देश में जो आईआईटी दिल्ली है वो नंबर 1 स्थान पर है। स्कोर है 83.1, मतलब ओवरऑल स्कोर, कई प्रकार के और भी स्कोर होते हैं लेकिन ओवरऑल यानी कि समग्र स्कोर रहा 83.1। और उसके बाद द्वितीय स्थान पर भारत में आईआईटी बॉम्बे, तृतीय स्थान पर आईआईटी खड़गपुर और चौथे स्थान पर आईआईटी कानपुर रहा है। इस बात को ध्यान रखिए, ब्रैकेट में हमने वो जो स्कोर है उसे मेंशन किया है। और फिर से मैं बोल रहा हूं कि टॉप 200 में भारत का कोई भी संस्थान शामिल नहीं है। दोस्तों, स्वीडन का जो लुंड यूनिवर्सिटी जो पहले स्थान पर आया वो अभी आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि मैं इसी यूनिवर्सिटी में हूं, ठीक है। ये वही यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसके अतिरिक्त हम अब चर्चा करेंगे जो हमने एशियन यूनिवर्सिटी को लेकर जानकारी आपको दिया था, उसको आप यहां पर देख रहे हैं। अगर हम एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो क्यूएस यानी कि क्वार्टरली साइमंड द्वारा जारी हुआ, इसमें हांगकांग विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है और पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना का दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और नाइनांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर संयुक्त रूप से मतलब तीसरे स्थान पर। अब भारत के संदर्भ में देखिएगा कि आईआईटी दिल्ली भारत में प्रथम स्थान पर है लेकिन एशिया में 59वें स्थान पर। तो आप ये बोल सकते हैं कि टॉप 50 में भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। उसका द्वितीय स्थान पर आईआईटी बॉम्बे, फिर बेंगलुरु, फिर आईआईटी मद्रास आदि हैं। इसको आप यहां पर याद रख लीजिए, ये ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, मैं इसे स्किप कर रहा हूं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, टॉम क्रूज पर आधारित एक प्रश्न है, कथन वाला प्रश्न है। ये कथन 1 में लिखा गया है। पहले हम इसको पढ़ते हैं, क्या डायरेक्शन दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए, हमें विचार करना है। पहला कथन है कि टॉम क्रूज को 2025 के गवर्नर्स अवार्ड में मानद ऑस्कर यानी कि ऑनरी ऑस्कर प्रदान किया गया है। यह बिल्कुल सही कथन है। अगला है कि यह टॉम क्रूज के कैरियर का पहला ऑस्कर स्टैचू अवार्ड है या फिर यह ऑस्कर स्टैचू मिला इन्हें, तो बिल्कुल ये भी सत्य है। यह सम्मान उन्हें उनकी 40 साल की फिल्मी कैरियर के लिए दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल यहां पर तीनों के तीनों सत्य है। और यहां पर विकल्पों में देखिए क्या पूछा गया है कि कौन सा या फिर कौन से कथन सही है, तो तीनों 1, 2 यहां पर देखिए विकल्प नंबर डी में है, सभी 1, 2 और 3 ये तीनों के तीनों कथन सत्य है। इस बात को ध्यान रखिए। ऑस्कर पुरस्कारों की बात हो रही तो ऑस्कर को लेकर भी कई जानकारी समय समय पर जब ये चीजें खबरों में रही है, जो भी पुरस्कार, सिर्फ ऑस्कर ही नहीं, वो तमाम चीजें इतनी अच्छी तरीके से हमने आपको इस सीरीज में पढ़ाया है कि दोबारा आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मंथली हमारी ई बुक आती है उसे पढ़ना पड़ेगा या फिर डेली बेसिस पर इस क्लास को फॉलो करना होगा। दोस्तों, हम अगले प्रश्न पे चलें। आपको ये बतला दें, अगर आप घर बैठे बीपीएससी एडीओ एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो ये जो मौका है आपको चूकना नहीं है, क्योंकि ये फिर पता नहीं कब आपको मिलेगा। ये एक गोल्डन पीरियड है आपके लिए और एक शानदार मौका का आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। पूरे सिलेबस का टेस्ट सीरीज हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है एप्लीकेशन पे, आप जाइए
अपने समय के अकॉर्डिंग कभी भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। हज़ारों लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो आप वहाँ पर अपनी प्रिपरेशन का सही तरीके से मूल्यांकन कर पाएँगे। आप ये जान पाएँगे कि तैयारी का स्तर क्या है। आप कहीं से भी, आप चाहें तो मोबाइल कंप्यूटर से भी टेस्ट को ले सकते हैं, मतलब इसको ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। एक ही आईडी से आप चाहें तो कंप्यूटर पे भी वो दे सकते हैं टेस्ट को। ऐसी व्यवस्था है कि आपको बेहतर फ़ील होगा, इस बात को ध्यान रखिए। मतलब यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको लेकर भी चर्चाएँ हम अच्छी तरीके से करेंगे। नार्को आतंकवादियों यानी कि नार्को टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन सदर्न स्फीयर किस देश ने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में यूएस यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस प्रकार का एक अभियान शुरू किया है। ये एक अमेरिकी सैन्य अभियान है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। उद्देश्य क्या है, यानी कि इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो नार्को आतंकवादियों को हटाना और उनमें शामिल ड्रग्स जो तस्करी नेटवर्क है उसे तोड़ना। दोस्तों, नार्को आतंकवादी यानी कि नार्को टेररिस्ट की जो बात यहाँ पर हो रही है, आप इसको आई होप समझ रहे हैं। थोड़ा इसके शब्दों को तोड़ के समझने का प्रयास कीजिएगा। मतलब यहाँ पर टेररिस्ट आप लोग समझ रहे हैं, आतंकवादी। जब आतंकवादी मतलब प्रकार के जो भी मतलब गतिविधियों में जो लोग शामिल होते हैं, बेसिकली जो आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जब वो सारे लोग, आपको ध्यान रखना, तस्करी पे यानी कि ड्रग्स की तस्करी करते हैं और वो कहीं से कहीं लेकर जाते हैं, मतलब अपनी जो ताकत है उसे बढ़ाने को लेकर अवैध रूप से उसकी तस्करी होती है। मतलब आप ये आसान शब्दों में कह सकते हैं कि वो जब इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होता है, ड्रग्स आदि का सहारा लेता अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए, तो वैसी स्थिति में आप उसको बोल सकते हैं नार्को आतंकवादी। तो इसी को समाप्त करने के लिए एक प्रकार से भी ये मिशन शुरू हुआ है और ये मिशन अमेरिकी साउदर्न कमांड के नियंत्रण में है और इसके लिए एक विशेष संयुक्त टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है अमेरिका द्वारा। और रणनीति की बात करें तो यह ऑपरेशन समुद्री निगरानी, ड्रोन और अन्य आधुनिक हथियारों के उपयोग पर भरोसा करता है, ताकि ड्रग्स तस्कर नाव और उनके नेटवर्क को, मतलब नाव और उनके नेटवर्क को निशाना बनाया जाए। दरअसल यहां पर महत्व में एक शब्द हमने प्रयोग किया है कि इस पहल से अमेरिका ड्रग कार्टेल को अपने तटों पर पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि घरेलू सुरक्षा और विदेशी आपूर्ति चैनल दोनों को प्रभावित किया जा सके। दोस्तों, ड्रग कार्टेल क्या होता है, अब इससे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मतलब वैसा समूह, मतलब जो इस काम में संलग्न है, वो जब बड़ा हो जाता है और बड़ी मात्रा में, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं, जब ड्रग्स की तस्करी होता है बड़ी मात्रा में, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एक संस्था के रूप में। पुराने समय में जो मूवीज आती थी आपने देखा होगा, अभी नए मूवी में भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन पहले ज्यादा कोई मतलब गुंडा है, मूवी में तो यही होता है ना, कोई मान लीजिए गुंडा है, वो अपनी एकदम काबिलियत को, अपनी क्षमता को, अपने अस्तित्व को मजबूत बनाने के लिए और अधिक क्राइम करने के लिए इस प्रकार की तस्करी में संलिप्त हुआ करते थे। मतलब मूवी में जो देखने को मिलता है, तो उसे आप बोल सकते हैं वैसी संस्था को, वैसी ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रकार से आप ये शब्द दिया गया है। तो ये चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये तमाम बातें जो अभी हमने आपको बोला है, समुद्र तटों से रोकने के लिए, जो ड्रग्स कार्टेल के भी हमने चर्चा किया, वो समुद्र तटों पर जो खास करके जो जहाज आते हैं, मतलब जो भी, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं जो पहुंचाया जाता है तस्करी के रूप में, तो वो चीजों को रोकने का एक प्रकार से प्रयास है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। मौजूदा समय में भारत में निर्वासन पर जीवन व्यतीत कर रही किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को वहां की अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल द्वारा मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है? 2024 में राजनीतिक उथल पुथल के बाद, आपको ध्यान रखना हम बात किनकी कर रहे हैं, तो बात हम कर रहे हैं यहां पर शेख हसीना की, जो कि 2024 में जो राजनीतिक उथल पुथल यहां पर हुआ था, इसकी कुछ तस्वीर भी हम आपके बीच रखेंगे। शेख हसीना को आप यहां पर देख रहे हैं, तो उस दौरान वहां से वो भाग गए थे और भारत में शरण ली है, अभी भारत में वर्तमान में है। मेरे पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से एक बोल सकते हैं अभी जो नेपाल में जिस प्रकार की हुआ, जो जेनजी ने पूरा का पूरा एकदम सरकार को गिरा दिया मुश्किल से 1 से 2 दिनों में, तो ऐसी ही चीजें 2024 में बांग्लादेश में देखने को मिला था। दोस्तों, यहां पर भी स्थिति बड़ी भयानक थी और इस तस्वीर के माध्यम से चीजों को आप देख सकते हैं। तो मजबूरन उन्हें वहां से भागना पड़ा और भारत में आकर शरण लेते, लेकिन अभी हाल ही में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है।
और इनके अतिरिक्त और भी कई सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसको लेकर जानकारी इसलिए जरूर दिया, मतलब यहाँ पर इसलिए दिया है कि अभी ये बहुत ज्यादा खबरों में है। एक लंबे समय तक किसी देश की प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री की हम बात कर रहे हैं, लंबे समय तक रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर मतलब ये चीजें जो सामने आई है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए कुछ और बातें निकल कर आएगी तो वो आपको हम बतलाएंगे, लेकिन आते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा दोस्तों, आप लोग ये चीज तो नहीं ना मतलब फील कर रहे हैं कि मैं बहुत तेजी में बोल रहा हूँ। मैं मजबूर हूं एक तरह से, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो मैं स्पीड में जा रहा हूँ क्या ये ठीक है, या मैं थोड़ा और स्लो कर दूं। मैं चाहता हूं कि 30 से 35 मिनट से कम ही वीडियो रहे, इसलिए थोड़ा स्पीड होता है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं वैसा ही करूंगा, अगर बोलेंगे ठीक है तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो स्पीड में जानबूझ के थोड़ा सा कर रहा हूं बोलने में, मैं खुद ही परेशान हो जाता हूं इतना तेजी में बोलते बोलते। अगला प्रश्न है अजय या फिर अजय वॉरियर 25, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण है, कब और कहां पर आयोजित किया जा रहा है या फिर किया गया है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 17 से 30 नवंबर 2025 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। और राजस्थान में किस जिले में, अगर ये पूछा जाए, ये तो राज्य लिखा गया और प्रॉपर जगह लिखा गया है। अब ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है ये राजस्थान के बीकानेर में है। तो अजय वॉरियर्स अभ्यास जो है वो आपको ध्यान रखना है, ये भारत और, अच्छा ये देश मेंशन नहीं किया गया क्या, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ये आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है। ये इसका 8वां संस्करण है। विश्लेषण में यहां पर देखिएगा अजय वॉरियर्स जो अभ्यास है ये 2025 का संस्करण है, इसलिए 25 लिखा गया है। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित होने वाली द्विपक्षीय सैन्य श्रृंखला का एक हिस्सा है, ये ध्यान रखिए। और 8वां संस्करण राजस्थान के फॉरेन ट्रेनिंग नोड जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुआ है। आयोजन तिथि 17 से लेकर 30 सितंबर 2025। और इस अभ्यास का अगर हम विशेषताओं की बात करें तो दोनों देशों की सेनाएं आतंकवाद रोधी अभियानों, हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट, इन्फेंट्री टेक्निकल लेवल की टैक्टिक्स और साथ ही साथ आधुनिक हथियार प्रशिक्षण में भाग ली है। उद्देश्य क्या है, तो दोनों सेनाओं के बीच इंटर ऑपरेटिबिलिटी और साथ ही साथ संयुक्त योजनाबद्ध क्षमता और रियल टाइम कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना है। एक प्रकार से समन्वय स्थापित करने को लेकर, एक समझ विकसित करने को लेकर, क्षमता विकसित करने को लेकर ये एक प्रकार से एक अभ्यास है। और शुरुआत हुई थी वर्ष 2011 में दोनों देशों के मध्य। और साथ ही यहां पर यह भी दोस्तों याद रख लीजिए, इसके अतिरिक्त अभ्यास जो इंद्रधनुष है ये भारत और यूके की वायु सेना का एक संयुक्त अभ्यास है, द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास है। जो अभ्यास हम इंद्रधनुष की बात कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बायलैटरल एक्सरसाइज में कई ऐसे देश हैं जो भारत के साथ जो युद्धाभ्यास करते हैं। वो तमाम बातें याद रखिए, पिछले क्लास में हमने अभ्यास गरुड़ को लेकर चर्चा किया था। तो अभ्यास गरुड़ की बात हो तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य, लेकिन दोस्तों अगर गरुड़ में गरुड़ शक्ति नाम जुड़ जाए, शक्ति, गरुड़ तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य, लेकिन गरुड़ शक्ति जो है वो भारत और फ्रांस के मध्य। देख लीजिए, ये कंफ्यूजन आपको एग्जाम में हो सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यहां पर है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए यूनाइटेड किंगडम को कंट्री पार्टनर घोषित किया गया है। चलिए, ये बिल्कुल सत्य है, कंट्री पार्टनर घोषित हुआ है। दूसरा कथन है कि यह उत्सव प्रति वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक जो किसामा, जो कि नागालैंड में एक जिला है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, मतलब किसामा जो है ये कोहिमा के अंतर्गत ही आता है। जो कोहिमा है वो नागालैंड की राजधानी है और ये जिला है, इसी जिले के अंतर्गत एक जगह है किसामा, यहीं पर ये आयोजित होता है। और अगला है कि यह उत्सव नागालैंड की जनजातीय परंपराओं, संस्कृति और साथ ही साथ पर्यटन को वैश्विक मंच प्रदान करता है। और दोस्तों यहां पर ये तीनों के तीनों जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है। देख लीजिए कथन कौन सा सही है, तो कथन 1, 2 और 3 सभी सत्य है। और जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये हॉर्नबिल पक्षी से ही एक प्रकार से प्रेरित है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। दोस्तों 1 तारीख से इसलिए इसकी शुरुआत होती है, 1 से 10 दिसंबर को इसलिए माना जाता है क्योंकि 1963 में एक राज्य के रूप में, भारत के 16वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था नागालैंड।
इस बात को ध्यान रखिए। और ये स्थापना दिवस का एक प्रकार से प्रतीक है नागालैंड का, क्योंकि 1 दिसंबर को ये अस्तित्व में आया था। ये तमाम बातों को आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब ये हॉर्नबिल महोत्सव की कुछ तस्वीरों को आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, स्थापना देखिए हमने लिखा है ना 1 दिसंबर 1963 के अवसर पर, यहाँ पर शुरू से पढ़िए। यह महोत्सव नागालैंड के राज्य दिवस जो कि स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को, इसी के अवसर पर मनाया जाता है, जो कि नागालैंड की स्थापना का प्रतीक है। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बीपीएससी एग्जाम का जो प्रीवियस वर्षों का जो प्रश्न पत्र है उसको थोड़ा सा पलटा के देखिएगा। नागालैंड की स्थापना से संबंधित, दिवस से संबंधित 2 बार प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पत्र को देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में वर्ष 2025 का जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो किसे चुना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने dictionary.com को लेकर जानकारी दिया, एक और है वो चीज भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल जो इसका राइट आंसर है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के आधार पर अगर हम देखें वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है, तो चुना गया पैरासोशल को। विकल्प नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे यहां पर देख लीजिए, वही चीज लिखा गया, पैरासोशल को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। और यह शब्द जो है उन एक तरफा रिश्तों को, एक तरफा प्यार बोलते हैं ना, आप समझिए, उसी प्रकार से एक तरफा रिश्ता को वर्णित करता है जहां पर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक व्यक्ति से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करता है, लेकिन उस व्यक्ति को उसकी जानकारी तक नहीं होती है। सपोज कीजिए कोई सार्वजनिक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, हम सभी लोग ये सोचते हैं कि हम उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक दूसरे को उनकी जानकारी तक नहीं होती है। तो उसके लिए यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि पर ये बार बार, खास करके यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विच आदि पर ये बड़े पैमाने पर फैन और क्रिएटर्स के बीच जो इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसको लेकर ये अभी पैरासोशल को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। और इस तरह के पैटर्न वाले भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए 2025 में वर्ड ऑफ द ईयर जो खास करके डिक्शनरी, कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा चुना गया, वाइब कोडिंग को, dictionary.com द्वारा 6-7 को, और कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा पैरासोशल को। और ये 3 अभी हाल ही में हमने आपको पढ़ाया हुआ है, और ये आपको हर हाल में ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए। अगले प्रश्न पे आते हैं। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली ग्लोबल बिग कैट समिट की जो मेजबानी है, ग्लोबल बिग कैट समिट की जो मेजबानी है, कौन सा देश करेगा, जिसका उद्देश्य बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करना है। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है, ये आयोजन या फिर मेजबानी बोल लीजिए, ये भारत द्वारा किया जाएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लेकर हमने कई बार आपको जानकारी दिया है, वो चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। 50 वर्ष जब प्रोजेक्ट टाइगर का पूरा हुआ था, तो 9 अप्रैल को 2023 में नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर से इसकी शुरुआत किया था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो बिल्ली की जो 7 बड़ी प्रजाति है उसको संरक्षण प्रदान करना। और दोस्तों ये प्रश्न आपके एसएससी CHSL एग्जाम में पूछा गया है, कितनी बड़ी प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करना है बिल्ली की, तो 7 बड़ी, ये चीज यहां पर पूछा गया है। ये तमाम बिंदुओं को ध्यान रखिए। अब मेरे पीछे आप देख रहे हैं आज के इस क्लास का प्रश्न है, जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और साथ ही दोस्तों जो हमने जानकारी आपको बीपीएससी ADO एग्जाम को लेकर दिया है, कमेंट नहीं बल्कि इसको आप लोगों को BM ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेना है।